Yes, dear student, this is Renu and welcome back to संत कबीर विद्यापीठ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मगहर संत कबीर नगर। आज के इस सेशन में हम बैचलर ऑफ आर्ट इंग्लिश सिलेबस का डिस्कशन करने वाले हैं। वो है, अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, जिसमें हम फुल्ली सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं कि हमें कितने यूनिट पढ़ने हैं, यूनिट के अंदर हमारा कौन कौन सा टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आपको पता है, ऑन स्क्रीन देखकर समझ ही गए होंगे कि बीए इंग्लिश के लिए सिलेबस डिस्कशन होने वाला है और ईयर कौन सा है, हमारा फर्स्ट ईयर है और सेमेस्टर जो है वो हमारा सेकेंड सेमेस्टर है। इसी के बारे में आज हम जानेंगे। अगर हम कोर्स टाइटल की बात करें तो हमारा इंग्लिश पोएट्री है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। जब हम टॉपिक पे पहुंचते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो हमारा टॉपिक बन रहा है और किस में, तो देखेंगे ये भी यूनिट 1 में हमारा जो टॉपिक है सबसे पहले वो है फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। अब फॉर्म्स ऑफ पोएट्री की अगर हम बात कर ही रहे हैं बच्चों, तो आपको पता होगा कि पोएट्री में सबसे पहले जो 8 पॉइंट दिए हुए हैं आपका, ठीक है। पहला जो टॉपिक है इसमें फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, इसमें 8 टॉपिक हैं। कितने हैं? 8 टॉपिक हैं, ठीक है। ये भी इसी के अंदर का पार्ट है, ठीक। तो जब 8 टॉपिक आपको मिलेंगे तो आपको पता है कि सोनेट, क्या आपने कभी सोनेट का नाम सुना है? यस, सुना ही है, पढ़ा भी है, जानते भी हैं आप लोग, है ना। आप सभी लोग जानते ही हैं कि ये जो सोनेट है ना, ये सोनेट क्या है? 14 लाइन की एक पोएट्री है। 14 लाइन की पोएट्री है, जिसमें एटलीस्ट हम सभी को पता है कि सोनेट में 14 लाइन यानी कि 14 पंक्तियों का यह एक पोएट्री होता है, जिसमें राइम आते हैं, है ना। राइम मिलते हैं आपको। अब राइम का नाम लेते ही आपके दिमाग में आ रहा होगा कि राइम क्या होता है। जैसे बचपन में आप लोगों ने, हम सभी लोगों ने पढ़ा है कि ट्विंकल ट्विंकल यानी कि राइम, ट्विंकल के बाद फिर ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना। उसी तरीके से यहाँ पे राइमिंग वर्ड मिलते हैं। राइमिंग वर्ड के बाद अगर हम कहें तो इसमें कुछ मैटर भी मिलते हैं जो मैच करते हैं, है ना, जो मैच करते हैं। तो ये सारी बातें हो गई। यानी कि अगर हम सोनेट की बात करें तो सोनेट में हो गया हमारा राइम, मैटर, है ना। और अगर इसी में हम देखें तो इसी में हमारे स्कीम भी आता है। क्या आता है? स्कीम भी आ जाता है, ठीक है। सोनेट में हमारा स्कीम भी आता है। यानी कहने का मतलब है कि जब हम पोएट्री को बहुत डीपली पढ़ेंगे तो इसमें हमें ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इसमें 14 पंक्तियों की हमारी पोएट्री होती है, जिसमें हमें मैचिंग में क्या मिलते हैं? राइम मिलते हैं, मैटर मिलते हैं और स्कीम मिलता है। अब हम सेकेंड के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेकेंड हमारा दिया है इलेगी। इलेगी भी पढ़ते हैं, इसको एलेजी भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इलेगी और इलेजी दोनों को पढ़ेंगे। तो एलजी जो है, ये एलजी, इसको हम बोलते हैं एलजी। अब एलजी क्या चीज़ है बच्चों? जब हम एलजी के बारे में डिस्कस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे एलजी एक ऐसा शोक गीत होता है जिसमें मृत्यु, है ना। यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ये सैड सॉन्ग होता है। क्या होता है? सैड सॉन्ग, ठीक। एलजी एक प्रकार का सैड सॉन्ग होता है। जैसे किसी के मृत्यु पे या फिर कोई ऐसी दुख भरी घटना होती है, वहाँ पे जब हम किसी सॉन्ग को प्रस्तुत करते हैं तो वहाँ पे एलिजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम देखेंगे कि ओडे, ओडे आखिर क्या है? ओडे, व्हाट इज ओडे? जब ओडे के बारे में हम पढ़ेंगे तो ओडे एक ऐसा कह सकते हैं कि लिरिक और छोटी गाय कविता होती है। जैसे कविताएं भी बड़ी बड़ी होती हैं ना, लेकिन ओडे क्या है? इसको ओड भी बोलते हैं। ओडे पढ़ते हैं, लेकिन जब हम हिंदी लिखेंगे इसका तो इसको ओड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ओड पढ़ते हैं। यह बहुत छोटी कविता होती है, बहुत छोटी पोएट्री होती है। मतलब बहुत, जैसे बच्चे बहुत शुरू में पढ़ते हैं ना कि बर्ड्स 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 पढ़ते हैं, या ट्विंकल ट्विंकल को ले लो राइम वर्ड, तो छोटी छोटी कविताएं होती हैं जिस ओडे के अंतर्गत आती हैं। अब अगर हम इपिक की बात करें कि इपिक क्या होता है, तो एपिक आपको पता है कि एक, जिस प्रकार से ओडे, है ना, जिस प्रकार से ओडे एक बहुत छोटी पोएम होती है, यानी कि स्मॉल पोएम कह सकते हैं या लिटिल पोएम कह सकते हैं। ओडे क्या होती है? एक लिटिल पोएम होती है। ओडे एक लिटिल पोएम है, जबकि इपिक, इपिक ये लार्जेस्ट होता है। लार्जेस्ट यानी कि बड़ी होती हैं। बड़ी कथाएं जो होती हैं वो एपिक के अंदर आती हैं। किस में आती हैं? एपिक के अंदर आती हैं, ठीक है। जैसे इसमें स्टोरी भी ले लेंगे हम, स्टोरी, ठीक। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टोरी ले लेंगे तो सोनेट, इलेजी और ओडे और एपिक, ये 4 पॉइंट आपके क्लियर हो गए।
4 पॉइंट को जब हमने क्लियर किया उसके बाद अब हम देखेंगे आपकी बैलेड। व्हाट इज बैलेड? बैलेड क्या होता है? बैलेड को देखेंगे। वेट मिनट बच्चों, थोड़ा सा एरर आ रहा है। अब बैलेड क्या होता है, बैलेड के बारे में जानेंगे। जब हम बैलेड को देख ही रहे हैं तो बैलेड का मतलब होता है यहाँ पे, बैलेड एक कहानी सुनाने वाली कविता होती है जो छोटी छोटी पंक्तियों में होती है, या एक कहानी सुनाने वाली कविता होती है जो छोटी छोटी पंक्तियों में क्या होती है, एक्सप्लेन होती है, ठीक है। और इसमें संवाद भी हो सकते हैं, और यह क्या किया जाता है, गाने के लिए लिखा जाता है। बैलेड हमेशा किस लिए लिखा जाता है, गाने के लिए लिखा जाता है। लिरिक्स क्या होता है? लिरिक्स वो चीज़ें होती हैं जैसे जो आप सॉन्ग गाते हैं, सुनते हैं, और आप सभी लोग इतने समझदार हैं तो जो भी गाना गाया जाता है अगर वो इंग्लिश में है तो आप हिंदी में कर देते हैं, तो जब वो गाता रहता है कुछ वहाँ पे ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग, ट्रांसलेशन रूप में, चाहे वो हिंदी है तो इंग्लिश में, इंग्लिश में है तो हिंदी में, जिस भी लैंग्वेज में गाया जाता है उसका लिरिक्स नीचे आता है, वही लिरिक्स होता है। आप सभी लोग इससे परिचित भी होंगे एटलीस्ट, ठीक है। तो इसके बारे में जान गए हम। अब हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं यहाँ पे कि मोनोलॉग क्या होता है। यहाँ पे पूछा है कि द ड्रामेटिक मोनोलॉग। आखिर मोनोलॉग क्या चीज़ है? जब हम मोनोलॉग के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि मोनोलॉग भी एक पोएम होता है। क्या होता है? एक पोएम होता है। और यहाँ पे अगर इसके लैंग्वेज की बात की जाए बच्चों, तो लैंग्वेज में हम कहेंगे कि ये भाषण देने के काम में ज़्यादा प्रस्तुत किया जाता है। किसमें? भाषण देने के काम में ज़्यादा प्रस्तुत किया जाता है, ठीक। अब एट लीस्ट लास्ट में कह रहा है कि यहाँ पे जो बन रहा है ये, यानी कि एलॉगरी। एलॉगरी मीन्स क्या होता है बच्चों? एलॉगरी से आप सभी लोग परिचित हैं, जबकि आप जब फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे थे, है ना, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आप कॉमेडी से, ट्रेजेडी से और सारी चीज़ों से बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे, और वहाँ पे एलॉगरी वर्ड आया ही होगा आप लोगों के सामने, है ना। तो एलॉगरी को हम समझते हैं कि एलॉगरी आखिर है क्या चीज़। जब हम एलॉगरी की बात कर ही रहे हैं तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो भी है ना, एलॉगरी में अगर हम बात करते हैं तो लिख के बताते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जब एलॉगरी की बात हो रही है तो यहाँ पे सबसे पहले हमें याद आना चाहिए कि ड्रामा ही ले लो, है ना, ड्रामा, और ड्रामा में जो भी कैरेक्टर रहेंगे, है ना, जो भी कैरेक्टर रहते हैं वो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे एलॉगरी में मेंशन की जाती हैं, ठीक। तो यूनिट 1 आपका इस तरीके से कंप्लीट हुआ कि कौन कौन से टॉपिक आपको यहाँ पे मिलेंगे और किस तरह आपको पढ़ना है पोएट्री में। तो पोएट्री में आपको सोनेट मिला, एलेजी मिला, ओड मिला, ओपिक मिला, बैलेड मिला, लिरिक्स मिला, ड्रामेटिक मोनोलॉग मिला और एलॉगरी मिला, ओके। अब हम जब यूनिट 2 में एंट्री किए, यूनिट 2 में जब हम एंट्री किए तो यहाँ पे हमने देखा कि स्टैंजा का फॉर्म मिला। क्या मिला? स्टैंजा। जब आप 12वीं यानी कि इंटर में पढ़ रहे थे, है ना, इंटर में पढ़ रहे थे तो आपको स्टैंजा वर्ड मिला होगा, स्टैंजा वर्ड मिला होगा, और उस स्टैंजा से आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे, ठीक। तो स्टैंजा फॉर्म में आपको क्या पढ़ना है? यहाँ पे हेरोइक कपलेट पढ़ना है, ब्लैंक वर्सेस पढ़ना है, स्पेंसेरन स्टैंजा पढ़ना है और टेरजा रीमा पढ़ना है। ये स्टैंजा के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से हैं? आपके हेरोइक कपलेट हैं और ब्लैंक वर्सेस हैं, स्पेंसरियन स्टैंजा है, ये स्पेंसरियन स्टैंजा इसको बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पे टेरजा रीमा। तो आपको ओवरऑल पता हो गया कि हमें टॉपिक 1 यानी यूनिट 1 में हमें 8 टॉपिक पढ़ने हैं और यूनिट 2 में हमें कितने पढ़ने हैं? एटलीस्ट 4। कितने? 4 स्टैंजा पढ़ने हैं, ठीक। अब हम चलते हैं यूनिट 3 की तरफ। यूनिट जब हम 3 में एंट्री करेंगे बच्चों तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे मिलने वाला है आपको पोएटिक डिवाइस। पोएटिक डिवाइस क्या होता है? जैसे आप कोई भी स्टोरी पढ़ रहे हैं, कोई भी ड्रामा पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, है ना, तो आपको पता है कि वहाँ पे जिस तरह से आप हम कह सकते हैं कि सोनेट को बताया था मैंने, तो सोनेट में आपको पता है कि राइम थे, स्कीम थे और उसका मैटर था। लेकिन पोएटिक जब डिवाइस करेंगे तो उसका एक ओवरऑल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और स्ट्रक्चर के माध्यम से जब चीज़ों को समझते हैं तो वही पोएटिक डिवाइस कहलाता है, ठीक। अब स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? स्ट्रक्चर में आपका आएगा टोन, आएगा थीम, आएगा फिर रिदम, आएगा राइम, आएगा स्कीम आ जाएगा, है ना,
फिगर ऑफ स्पीच आएगा, इरोनी आएगा, और यहाँ पे नेगेटिव कैपेबिलिटी आएगा, और इन लास्ट अगर हम कहें तो जस्ट अ पोजिशन आता है। क्या आता है? जस्ट अ पोजिशन आता है। ये किसके अंतर्गत आएगा? तो हम बात करेंगे यूनिट 3, और यूनिट 3 में हमारा पोएटिक डिवाइस के अंतर्गत रहने वाला है। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो 3 यूनिट तो बहुत समझ में आ गया आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यूनिट के तरफ। जब हम यूनिट 4 की तरफ एंट्री कर गए हैं बच्चों, तो हम देखेंगे सबसे पहले किसकी पोएट्री पढ़ने को मिलेगी आपको। तो हम कहेंगे कि हमारे एक बहुत ही माने जाने राइटर हैं जिनसे आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे, जिनका नाम है विलियम शेक्सपियर। क्या नाम है? विलियम शेक्सपियर। इन्होंने कौन सी ऐसी पोएट्री लिखी है? तो लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। इन्होंने एक ऐसी पोएट्री का इंक्लूडेशन यहाँ पे किया है, या एक्सप्लेनेशन कह सकते हैं यहाँ पे किया है, जिनका नाम है विलियम शेक्सपियर। उसको हम यूनिट 4 के अंतर्गत पढ़ेंगे। दूसरे राइटर कौन है? तो दूसरे राइटर का जब हम नाम लेंगे बच्चों, तो हमारे जॉन मिल्टन मिलेंगे, जिन्होंने दूसरी पोएट्री लिखी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। कौन सी पोएट्री है बच्चों? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसके बारे में पढ़ना है। जॉन डन की पोएट्री है द सन राइजिंग। अलेक्जेंडर पॉप की जो है वो पोएट्री है, पोएट्री नहीं है ये एस्से बच्चों, इन्होंने एस्से लिखा हुआ है इस पोएट्री के अंतर्गत। और वो कौन सी लाइन में है, यानी कि कितने सोनेट का है बच्चों? तो सोनेट में आपको पता है कि सोनेट में आपके एटलीस्ट 14 लाइन्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बता रहा है कि एस्से ऑन मैन, यानी कि मैन पे एक निबंध लिखा गया है जो 1 से 18 लाइन के बीच में है। किसमें है? 1 से 18 लाइन के बीच में है। ठीक है, ओके। अगले जो आपके राइटर हैं वो हैं थॉमस ग्रे, जिन्होंने इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड 1 to 15 क्वार्टरेंस में लिखा हुआ है। किसमें लिखा है? 1 to 15 क्वार्टरेंस में लिखा हुआ है। विलियम वर्डवर्थ, जिन्होंने लिखा है द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस नहीं, इसको पढ़ेंगे यूएस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यूनाइटेड स्टेट पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे बच्चों? यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट। ओके। पीबी सैले, पीबी सैले मतलब इसमें जितने भी आपको राइटर दिख रहे हैं ना, हर राइटर से आप परिचित होंगे, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में ओवरऑल सारे राइटर को आप देख चुके हैं, है ना। जॉन कीट्स, नहीं हम लोग थे पीबी सैले पे। तो पीबी सैले ने जो लिखा हुआ है, जो पोएट्री है, वो है ओडे टू द वेस्ट विंड। जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया एक है ओडे टू द नाइटिंगल। क्या है? एक नाइटिंगल बर्ड्स रहती है, बर्ड्स का नाम ही नाइटिंगल है, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये सारी चीज़ें, यानी कि अगर हम ओवरऑल राइटर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राइटर हैं, और 8 राइटर के द्वारा एस्से, पोएट्री, पोयम जो भी दिया है वो यूनिट 4 के अंतर्गत आपको पढ़ना है, स्टडी करना है। अब हम यूनिट 5 की तरफ चलते हैं। जब हम यूनिट 5 में एंट्री कर गए हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ठीक है, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एक ऐसे राइटर थे जिन्होंने लिखा था ब्रेक ब्रेक ब्रेक। आखिर ये ब्रेक है क्या चीज़? ब्रेक ब्रेक 3 बार क्यों वर्ड को मेंशन किया गया है? तो हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और बहुत ही मज़ेदार ये रहने वाला है सेशन बच्चों, आप इसको स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारे जो सेकेंड राइटर मिलेंगे वो मिलेंगे मैथ्यू अर्नोल्ड, जिन्होंने डॉवर बेच लिखा है। कौन सा लिखा है? डॉवर बेच। ओके। थर्ड आपके राइटर हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, जिन्होंने प्रो स्पाई लिखा था। प्रो स्पाई क्या लिखा हुआ है? इन्होंने लिखा है प्रो स्पाई। मैं इसको हटा देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से दिखे। प्रो स्पाई। और एक अच्छे बहुत कह सकते हैं टी.एस. इलियट का नाम आपको नहीं मिला होगा, एक टी.एस. इलियट का नाम नहीं मिला होगा, एक W.B. ईट्स का नाम नहीं मिला होगा, और एक जो आपके लास्ट वाले हैं फिलिप लार्किन, इन्होंने द ट्रीज के बारे यानी कि वृक्ष के बारे में बताया हुआ है। और टी.एस. इलियट की बात करें तो ये हमेशा जानते हैं ये फॉरेनर राइटर हैं, जो ये हमेशा लव सॉन्ग के बारे में या रोमांस के बारे में कह सकते हैं कि ज़्यादा अट्रैक्टिव रहते हैं, और ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन करके बताते, चाहे वो पोएट हुआ, चाहे वो ड्रामा हुआ, चाहे वो एस्से हुआ, चाहे वो नॉवेल हुआ। ठीक है।
अब देखना ये है कि इन लोगों ने जो ये पोइट्री लिखी है, वैसे तो पता है कि आपको सेकेंड सेमेस्टर में पोइट्री ही पढ़ना है, लेकिन विलियम शेक्सपियर ने नॉवेल भी लिखा है, एस्से भी लिखा है। अगर हम जॉन मिल्टन की बात करें तो इन्होंने भी नॉवेल लिखा है और एस्से भी लिखा है, पोइट्री और पोएम को भी लिखा है। तो बहुत सारे ऐसे राइटर हैं जो हर चीज़ में अपना एक्सप्लेनेशन अलग अलग तरीके से दिए हैं। W.B. ईट्स की बात करें तो इन्होंने लिखा है द लेक इसले ऑफ इंस्फ्रे, है ना। तो ये बातें हो गई हमारी। अब हम आगे चलते हैं और देखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो यूनिट नंबर 6 यानी कि लास्ट वाला जो है वो क्या रहने वाला है। तो हम पढ़ने तो 5 ही यूनिट हैं, लेकिन हम 6 यूनिट इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये आपके प्रैक्टिकल का बेस होता है। प्रैक्टिकल बेस में आपको क्या क्या पूछेगा, जैसे 1 स्टेंजा ऑफ पोएट्री एंड 1 पैसेज ऑफ प्रोज ऑफ प्रैक्टिकल क्राइटेरिज्म। यहाँ प्रैक्टिकल में आपको इंट्रोडक्शन ऑफ प्रैक्टिकल क्राइटेरिज्म में लिखना होता है, यानी कि सेल्फ जो चीज़ें होती हैं, है ना, इंट्रोडक्शन के रूप में उसको लिखना होता है। लेकिन अगर आपके सेशन की बात की जाए तो ओवरऑल आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं? ओवरऑल आपको पढ़ने हैं यूनिट 5 तक, यूनिट 1 से यूनिट 5 तक, यूनिट 1 से यूनिट 5 तक। अब बात ये हो रही है कि जब हम यूनिट 1 का सेशन लेकर आएंगे आपके पास, तो हम उसमें 8 जो पॉइंट दिए हुए हैं, इस 8 पॉइंट को एक ही सेशन में रखेंगे, है ना। थोड़ी क्लास लंबी होगी लेकिन बहुत मज़ेदार होगी, है ना, बहुत मज़ा आएगा आपको। फिर जब हम सेकंड पढ़ेंगे तो हेरोइक कपलेट को हम अलग पढ़ेंगे, ब्लैंक वर्सेस को अलग पढ़ेंगे, और यहाँ पे टर्जा रीमा को अलग पढ़ेंगे, और जो ये स्पेंसरियन स्टेंजा दिया है इसको भी हम अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो आपका यहाँ पे सिलेबस डिस्कशन बहुत अच्छे से हो गया है। अब हम एक एक टॉपिक का, एक एक यूनिट का एक्सप्लेनेशन एक अच्छे वे में, एक अच्छे सेशन को लेकर जल्द ही आप लोगों के सामने आएंगे। और नहीं जुड़े हैं तो जुड़े ही, क्योंकि इस चैनल पर यानी कि यूजी और पीजी की अगर बात की जाए तो इंग्लिश के सारे क्लासेज आपको देखने को मिलेंगे विथ PYQ। ओके, ठीक है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।